दोस्तों आज से 20 से 25 साल पहले मतलब कि 80s और 90s के टाइम में फ्लाइट से ट्रैवल करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों टिकट का जो प्राइस होता था वो काफी ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ ही लोग ट्रैवल कर पाते थे, जैसे कि दोस्तों बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां। तो दोस्तों अचानक से यह आदमी आया और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिन फ्लाइट्स को लोग पैसों की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसे इस आदमी के ड्रीम ने सबके लिए अफोर्डेबल बना दिया। दोस्तों यह वही आदमी है जिन्होंने ना सिर्फ ट्रेन का टिकट को सस्ता किया, बल्कि कई सारे लोगों को 1 रुपए में फ्लाइट में ट्रैवल करने का मौका दिया। दोस्तों इनके ड्रीम ऑफ वर्क की वजह से 2020 में इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। फिल्म का नाम था दोस्तों सुराराई पोट्रू। दोस्तों इस फिल्म ने 7 से ज्यादा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जीते थे। दोस्तों जो ये फिल्म थी वो सिंपली फ्लाई नामक एक बुक से इंस्पायर की गई थी, और दोस्तों यह बुक इन्होंने ही लिखी थी। दोस्तों एयर डेक्कन एक ऐसी इंडियन एयरलाइन कंपनी थी जिसकी वजह से न जाने कितने सारे लोगों को कम दाम पर फ्लाइट में ट्रैवल करने का मौका मिला, और दोस्तों एक अय्यास आदमी ने इसे खरीद लिया आगे चलकर। तो दोस्तों कौन था वो आदमी, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और दोस्तों उन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जिसने एयर डेक्कन को बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों एयर डेक्कन एक डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी थी जिसकी शुरुआत दोस्तों GR गोपीनाथ ने की थी, जो कि दोस्तों एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, क्योंकि दोस्तों उनका मानना था कि उस टाइम पर आदमी सब कुछ खरीद सकता था, पर इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए फ्लाइट की टिकट नहीं खरीद सकता था, क्योंकि दोस्तों उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और दोस्तों इन्हीं दामों को कम करने के लिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, और दोस्तों फाइनली उन्होंने एयर डेक्कन की शुरुआत की 25 अगस्त 2003 को। और दोस्तों 25 अगस्त 2003 को ही एयर डेक्कन की पहली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, जो दोस्तों बैंगलोर से हुबली के लिए जा रही थी, जिसका दोस्तों टोटल फेयर था 2275 रुपए, जो कि दोस्तों अब तक की सबसे सस्ती टिकट वाली फ्लाइट थी। अब दोस्तों बेंगलोर से चेन्नई जाना होता था तो 1650 रुपए में फ्लाइट मिल जाती थी, जो कि दोस्तों उस समय जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइन थी उनके कंपैरिजन में टिकट का प्राइस बहुत ही कम था। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जहां दूसरी एयरलाइन कंपनी बहुत ज्यादा प्राइस पर टिकट बेच रही थी, तो वहां पर एयर डेक्कन इतने सस्ते में कैसे बेच रही थी अपने टिकट्स। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी गोपीनाथ का एक्सपीरियंस और पहचान। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गोपीनाथ ने 1971 और 72 के बीच बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के कुछ ही दिनों के बाद फौज से रिटायरमेंट ले लिया था, और दोस्तों उस समय उनकी उम्र थी महज 28 साल। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद कई सालों तक उन्होंने खेती किसानी की काम की, जिसमें दोस्तों उन्होंने कई सारे इकोलॉजिकल मेथड स्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से दोस्तों उन्हें 1996 के अंदर रोलेक्स का अवार्ड मिला था। दोस्तों गोपीनाथ फौज और मिट्टी दोनों के लिए काम कर चुके थे, इसीलिए दोस्तों इस बार वह कुछ नया करने की सोच रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने 1997 में डेक्कन एविएशन सर्विसेज की स्टार्ट की, जो कि दोस्तों एक एयरलाइन कंपनी थी, जो कि दोस्तों लोगों को प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करके देती थी। एविएशन सर्विसेज चलाते चलाते गोपीनाथ ने देखा कि लोग इमरजेंसी केसेस पर भी फ्लाइट की टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों टिकट का जो प्राइस होता था वो की अफोर्डेबल नहीं होता था, और दोस्तों टिकट के जो प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा महंगे हुआ करते थे। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि इसका कंक्लूजन ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना मिडिल क्लास आदमी तो कभी फ्लाइट में ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तभी दोस्तों अपने एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए एयर डेक्कन एयरलाइंस को स्टार्ट किया, जहां दोस्तों उन्होंने पैसेंजर प्लेन को यूज करने के बजाय कार्गो के लिए यूज होने वाले प्लेन्स को खरीदा और उन्हें पैसेंजर प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सारी सीटें एक तरीके की होती थी, माने कि इकोनॉमिकल क्लास, वो भी दोस्तों विदाउट फूड। अगर पैसेंजर को कुछ भी खाना होता था तो उसको प्लेन की कैंटीन से खरीदना पड़ता था, इससे कि दोस्तों आदमी घूम भी लेता था और उसके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते थे। देखते ही देखते दोस्तों काफी ज्यादा पैसेंजर बढ़ने लगे, और पैसेंजर बढ़ने की वजह से कंपनी को कम प्राइस में भी दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट होने लगा था, और दोस्तों यही चीज आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत भी बन गई थी। अब दोस्तों कैसे, ये भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों एयर डेक्कन की तरक्की गोपीनाथ को तो प्रॉफिट दे ही रही थी, लेकिन साथ साथ बहुत सारी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनीज को इसके कारण लॉस भी झेलना पड़ रहा था। तो दोस्तों इसी वजह से दूसरी कंपनीज भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगी, और लॉसेस से बचने के लिए टिकट को लो प्राइसेस पर बेचना शुरू कर दिया। मतलब दोस्तों प्लेन के अंदर कम प्राइस वाले सीट रखना, और दोस्तों फूड चार्जेस हटा देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एयर डेक्कन की सर्विसेज के लिए गलत हो सकती थी। तो दोस्तों इस सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने एयर डेक्कन को एक्सपांड करना शुरू कर दिया, जिसके लिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो कि दोस्तों बिना फंडिंग के पॉसिबल ही नहीं था। इसके लिए दोस्तों उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर को एयर डेक्कन में इन्वॉल्व किया। उसी टाइम दोस्तों मार्केट के अंदर एयर डेक्कन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, तो ही दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें हाई रिटर्न के चक्कर में इसमें इन्वेस्ट करने लगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, पैसेंजर की कमी नहीं थी और इन्वेस्टर भी थे,
तो फिर बिजनेस डूबा कैसे? देखिए दोस्तों, एयरलाइन चलाने वाली कंपनी को हर एक फ्लाइट के लिए नॉर्मली ये 4 तरीके के खर्च करने पड़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा दोस्तों रनवे चार्जेस, तीसरा दोस्तों सर्विसिंग एंड पार्किंग चार्जेस। इन तीनों चीजों को आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और दोस्तों चौथा होता है फ्यूल चार्जेस, जिसे दोस्तों आप चाहे तो मैनेज कर सकते हैं पर कम नहीं कर सकते। अब दोस्तों मार्केट में दूसरी एयरलाइन वाले भी कम पैसों पर टिकट देने लगे, जिससे कि दोस्तों एयर डेक्कन के कस्टमर कम होने लगे थे। बट दोस्तों चार्जेस तो अभी भी उतने के उतने ही थे। 4 रूट में सर्विस देने की वजह से हर रूट में फ्लाइट को मैनेज करना, रनवे का स्पेस रखना और दोस्तों एयर होस्टेस की सैलरी देना, पायलट की सैलरी देना, बैक एंड स्टाफ को मैनेज करना, ऐसी कई सारी चीजों में दोस्तों कंपनी को पैसे खर्चे करने पड़ रहे थे। जिसके बाद दोस्तों इन सब चीजों का बर्डन और कॉम्पिटिटर का प्रेशर धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ने लगा और दोस्तों धीरे धीरे कंपनी लॉस में भी जाने लगी थी। 2007 में दोस्तों कंपनी को 250 करोड़ का लॉस हुआ था। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी के पास तो बहुत सारे इन्वेस्टर थे, तो फिर दोस्तों उनसे जो पैसे आ रहे थे उन सब चीजों का इस्तेमाल लॉस के पैसों को भरने के लिए क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका जवाब था कंपनी को डूबने से बचना है तो एडवर्टाइजमेंट करना होगा। ये पॉलिसी जिसके थ्रू दोस्तों कंपनी को जो प्रॉफिट मिला था शुरुआत में, उन सारे प्रॉफिट्स को कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्च कर दिए। और दोस्तों यह वही टाइम था जब कंपनी 1 रुपए में फ्लाइट की टिकट दे रही थी। एक्सपर्ट की अगर माने तो दोस्तों कंपनी का यह आइडिया इतना बुरा भी नहीं था, बस दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में चलना इस कंपनी को ले डूबा, जिसके थ्रू दोस्तों मार्केट से आने वाले पैसे का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में खर्च कर दे रहे थे और बाकी का 30% बाकी के कामों में खर्च करते थे, जैसे कि दोस्तों एयरपोर्ट का मेंटेनेंस करना और प्लेन का मेंटेनेंस करना और अलग अलग चीजें। दोस्तों ये जो 30% का अमाउंट था उससे सारे खर्चे निकल नहीं पाते थे, तो दोस्तों खर्चों को पूरा करने के लिए इन्होंने बैंक से कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी दोस्तों कंपनी के फाउंडर गोपीनाथ ने समझदारी दिखाते हुए इस कंपनी को 2007 में किंगफिशर को बेच दिया, वो भी दोस्तों पूरे 1000 करोड़ रुपए में। दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि किंगफिशर विजय माल्या की कंपनी थी, जिसने दोस्तों एयर डेक्कन को इसलिए खरीदा ताकि उसको इसका लाइसेंस मिल जाए। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किंगफिशर पहले से ही फ्लाइट चला रही थी, फिर दोस्तों उन्होंने इतने महंगे प्राइस में एयर डेक्कन को क्यों खरीदा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किंगफिशर पहले से ही 43 डेस्टिनेशन में ऑपरेट करती थी और दोस्तों एयर डेक्कन के साथ बिजनेस डील होने के बाद उन्होंने 70 डोमेस्टिक स्टेशन में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इसे खरीदने के बाद विजय माल्या ने इसका नाम किंगफिशर रेड रख दिया और दोस्तों विजय माल्या के टेक ओवर करने के बाद कुछ ही सालों में यह कंपनी पूरी तरीके से डूब गई। दोस्तों हमें यहाँ पे बात गोपीनाथ के इंटेलिजेंस की करनी होगी। अगर दोस्तों वह जल्द ही कंपनी को नहीं बेचते तो माहौल ऐसा हो जाता कि कंपनी थोड़े ही दिनों में बैंक करप्ट हो जाती। इसके बारे में दोस्तों खुद गोपीनाथ ने भी कहा था जब दोस्तों वो एनडीटीवी के शो पर आए थे। उनका कहना था दोस्तों कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि दोस्तों कंपनी ने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों कर्जा बढ़ता गया और दोस्तों उनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था कि वो इस कर्ज को अपने ऊपर से हटा सके और दोस्तों इन्वेस्टर भी काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे उनके ऊपर। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने उनका और इन्वेस्टर का रिटर्न निकालकर उसे बेच दिया। अगर दोस्तों वह ऐसा नहीं करते तो कंपनी के साथ साथ उन्हें भी रोड पर आना पड़ता। इन शॉर्ट दोस्तों एयरपोर्ट और एयरलाइन के चार्जेस प्लस इन्वेस्टर के प्रेशर ने उन्हें कमजोर कर दिया था। कंपनी का अच्छा फ्यूचर देखते हुए उन्होंने कंपनी को विजय माल्या को बेचा था। दोस्तों उन्हें लगा कि विजय माल्या के पास पैसों की कमी नहीं है और वह उस कंपनी को डूबने नहीं देंगे, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों विजय माल्या ने इस कंपनी पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। अगर दोस्तों वे उस पर ध्यान देते तो आज के टाइम पर वे इस फील्ड के सबसे बड़े प्लेयर होते। दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी नहीं बेचनी थी, पर दोस्तों विजय माल्या ने उनके सपने खरीदकर अपने पार्टीज और ऐशो आराम के चक्कर में सब चीज को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों एयर डेक्कन के बिकने के 2 साल बाद यानी कि 2009 में गोपीनाथ ने अपने कार्गो एयरलाइन शिपमेंट बिजनेस को स्टार्ट किया, जो कि दोस्तों डेक्कन एयरलाइन की तरह कम प्राइस में शिपमेंट देना चाहती थी, जिसका नाम था दोस्तों डेक्कन 360, जिसकी दोस्तों पॉलिसी और इन्वेस्टर के प्रेशर ने उसे भी कर्जे में डुबा दिया। तभी तो दोस्तों 2011 में SBI ने इस पूरी कंपनी को पूरी तरीके से सीज कर दिया। गोपीनाथ की उम्र आज 71 साल से भी ज्यादा है, फिर भी दोस्तों हर साल वो कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और इसको सीखने की कोशिश भी करते रहते हैं। और दोस्तों कहीं कोशिश में फेल हो गए तो क्या होगा ये सोचकर कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटते। इसके अलावा दोस्तों 2014 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। दोस्तों एयर डेक्कन और गोपीनाथ के छोटे से सफर को देखकर हमें यह सीखने को मिलता है कि बिजनेस कैसा भी हो उसमें रिस्क तब तक ही लेना चाहिए जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो। फिर दोस्तों आप सब खुद ही एयर डेक्कन का हाल देख सकते हैं। धन्यवाद।